माही अपने मामा अरविंद दुबे की इकलौती भांजी है। केदारनाथ की यात्रा के दौरान बादल फटने के कारण मामा के परिवार और माही के माता पिता की मौत हो चुकी थी। अब बस ये मामा भांजी ही बचे थे। मामा अपनी बेटी रिद्धि को डॉक्टर बनाना चाहते थे। माही उससे छोटी थी। उसने हमेशा अपने मामा को उनकी बेटी रिद्धि को डॉक्टर बनने के लिए इनकरेज करते हुए देखा था। रिद्धि का मेडिकल फाइनल हुआ था तो इसी खुशी में केदारनाथ गए थे, जहाँ यह हादसा हो गया जिसमें पूरे परिवार की मौत हो गई। सिर्फ माही और उसके मामा ही बचे थे। उसके मामा माही को काफ़ी चाहते हैं। माही भी अपने मामा का सपना पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने भी मेडिकल किया और उसका सिलेक्शन इंटर्नशिप के लिए दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल लाइफ लाइन में हुआ है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। उसके मामा इस बात से उदास हैं कि माही अब भोपाल को छोड़कर दिल्ली चली जाएगी। मामू, मैं दिल्ली के पहले केदारनाथ जाना चाहती हूँ। माही ने डरते हुए मामा से पूछा। ठीक है, चली जा, अरविंद जी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। उनका उत्तर पाकर माही खुशी से उनके गले लग गई। थैंक यू सो मच मामू। तुझे क्या लगा मैं तुझे वहां जाने से रोकूंगा? बिल्कुल नहीं। जिस भोलेनाथ ने हमसे हमारे सारे अपने छीने थे, उन्होंने ही हमें एक दूसरे के सहारे जीवित भी छोड़ा। माना थोड़ा नाराज हूं उनसे अभी भी मैं, पर मानता अभी भी हूं उन्हें मैं। कब जाना है? अरविंद जी ने पूछा। 10 दिन बाद हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, इसलिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो अगर मैं 4 दिन बाद यानी थर्सडे को केदारनाथ के लिए निकलूं तो उससे पहले ही मेरी शॉपिंग पैकिंग सब हो जाएगी। 3 दिन केदारनाथ में लग जाएंगे। वहां से आने के बाद सीधे दिल्ली। माही ने अपनी सारी प्लानिंग अरविंद जी को सुना दी। यह सब सुन अरविंद जी मुस्कुरा दिए। तो सारी प्लानिंग मेरी बेटी ने पहले ही बना रखी है। माही अरविंद जी को साइड हग करते हुए प्यार जताने लगी। माही ने अपनी बचपन की सहेली सिमरन को कॉल किया और उसे शॉपिंग से लेकर केदारनाथ तक की प्लानिंग बता दी, क्योंकि दिल्ली तो उसे अकेले ही जाना था। 4 दिन बाद केदारनाथ। माही और सिमरन केदारनाथ पहुंच चुके थे। उन दोनों ने पैदल ही सवारी की। जब वो दोनों दर्शन करने जा रही थी तो माही किसी से टकरा गई। वो संभलते हुए उस इंसान को सॉरी बोलने के लिए मुड़ी, पर तब तक वो आगे बढ़ चुका था। माही ने जाते हुए उस इंसान को पीछे से देखा। उसने वाइट कलर का शर्ट पहनी थी। इसके अलावा वो कुछ और देख नहीं पाई। उसने उसकी तरफ से ध्यान हटाया और सिमरन के साथ आगे बढ़ गई। माही और सिमरन ने पहुंचकर भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन किए। माही भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े बस खड़ी थी। हे भोलेनाथ, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब हमारे सारे परिवार को आपने अपने पास बुला लिया। सब हमें छोड़कर आपके पास चले गए। हे शिव शंभू, इस बार कुछ ऐसा करो जिससे मेरा परिवार मुझे वापस मिल जाए। मानती हूँ स्टूपिड वाले डिमांड्स रख रही हूँ, पर आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट पर एक बार और नज़र डालना। प्लीज़ प्लीज़। जैसे ही उसने आंखें खोली, अपने से कुछ दूरी पर आगे उसने उसी वाइट शर्ट वाले आदमी को देखा। उसका ध्यान अनायास ही उस ओर चला गया। चल माही, सिमरन की आवाज़ सुन। माही सिमरन की ओर मुड़ी और सहमति में सिर हिलाकर चलने को हुई, पर उसने एक बार फिर उस ओर देखा, पर वहाँ वो वाइट शर्ट वाला नहीं था। पता नहीं कौन था। उसे देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। चल ना, क्या सोच रही है? सिमरन ने फिर माही को रुके देखकर पूछा। माही ने उस वाइट शर्ट वाले के ख्याल को झटकते हुए कहा, चल चल, दर्शन के बाद माही और सिमरन घूमने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहाड़, बर्फ, नदी, खूबसूरत वादियाँ, सब देखकर दोनों बहुत खुश थीं। घूमते घूमते दोनों काफ़ी खुश थीं। दोनों नदी के पास एक पत्थर पर जाकर बैठीं। सिमो, हाँ सिमो, अब बोलेगी। वो मेरी जॉब लग गई है और मुझे इंटर्नशिप के लिए दिल्ली जाना है। क्या? कब? यहाँ से जाते ही तू मुझे अब बता रही है? सॉरी यार, पर सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। सोचा तुझे यही बता दूंगी। अच्छा, तो ये शॉपिंग भाई के लिए की जा रही थी? सिमरन ने आंख दिखाते हुए पूछा। हाँ, तो तभी बता देती। हाँ, नहीं बता पाई। अब तो बता रही हूँ। यार, मैं तुझे बहुत मिस करूँगी। तो आ जाना दिल्ली। अब दिल्ली दूर कहाँ है? अच्छा चल, कोई नहीं, मैं खुश हूँ तेरे लिए। सिमरन और माही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। माही नदी का पानी हाथ में लेकर सिमरन की ओर फेंकती है। नाराज है? नहीं, बस सोच रही हूँ
कि मेरी भी शादी जिस दिन होने वाली होगी तुझे उसी दिन बताऊंगी और यही पूछूंगी कि नाराज है। यह कहकर सिमरन भी नदी का ठंडा पानी लेकर माही के मुंह पर मारती है। सिमरन की बच्ची रुक तू। माही सिमरन की तरफ भागती है और सिमरन नदी के घाट की ओर। दोनों नदी में पड़े एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदती हुई भाग रही थी। दोनों की हंसी केदारनाथ की हवाओं में घुल रही थी। सिमरन आगे भाग रही थी और माही उसके पीछे। अचानक से माही की चीख सुनाई दी। सिमरन पीछे पलटी। माही नदी में गिर चुकी थी। नदी की धार थोड़ी तेज थी और वो नदी नीचे की ओर गिरती थी। माही को थोड़ा बहुत तैरना आता था, पर वो बहुत अच्छी तैराक नहीं थी और अचानक से हुए इस हादसे के लिए वह तैयार भी नहीं थी। माही को उस तबाही में अपना डूबता हुआ परिवार नजर आने लगा और वो पैनिक करने लगी, जिसके कारण वो डूबने लगी। सिमरन परेशान होने लगी। वो माई की मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी 3-4 लोग माई को बचाने के लिए नदी में कूदे। नदी का बहाव माई को लेकर नीचे गिरने ही वाला था कि माई का हाथ किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। वो माई के साथ नीचे गिरने को हुआ। यह देखकर माई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद वो दोनों एक पेड़ की डाल के सहारे लटके थे। उस आदमी का हाथ माई ने अपनी कमर पर महसूस किया। वो आंखों को बंद किए चुपचाप उसके सीने से चिपकी हुई थी। उसके दूसरे साथियों ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे बहुत ही मुश्किल से ऊपर आया। उसने देखा माई की आंखें बंद थी। उसने उसे नदी के किनारे लाकर लिटा दिया। माई की आंखें डर के मारे अभी भी बंद थी। उसने माई की नबज चेक की। सब ठीक था। माई को छोटी मोटी खरोंचें आई थी। माई को ठीक देखकर वो वहां से चला गया। माई ने सिमरन की आवाज़ सुनकर आंखें खोली। सिमरन ने उसे गले से लगा लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी माही। सॉरी। आज मेरी वजह से तू फिर से मुसीबत में पड़ गई। सॉरी कहते हुए उसने माई को गले लगा लिया, पर माई का ध्यान इस बार उस शख्स पर था जिसने अभी अभी उसे बचाया था, पर वो उसका चेहरा तक नहीं देख पाई थी। देखा तो वही वाइट शर्ट, पर इस बार उसने वाइट शर्ट के साथ उसके गले में रुद्राक्ष की माला भी देखी थी। वो उसे खुद को बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों वो उसे रोक नहीं पाई। बस उसे जाता हुआ देख पीछे से माही के होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। माही खुद की जान बचाने वाले का चेहरा नहीं देख पाई थी। उसने बस यही देखा था कि वह इंसान सफ़ेद शर्ट पहना था और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। पर उसे देखकर पता नहीं क्यों माही के लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। माही और सिमरन के भोपाल लौटने पर माही दिल्ली जाने की तैयारी में जुट गई। माही, दिल्ली में तूने अपने रहने का इंतजाम किया है? अरविंद जी ने फिक्र जताते हुए माही से पूछा। नहीं मामू, वहाँ जाकर कोई पीजी या हॉस्टल देख लूंगी। माई ने बेफिक्र अंदाज में कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, तू वहाँ मेरे एक दोस्त के घर पर रहने वाली है। मैंने उनसे बात कर ली है। बहुत ही अच्छे लोग हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी फैमिली भी मेडिकल बैकग्राउंड से है, अरविंद जी ने कहा। अगले दिन सिमरन और अरविंद जी माई को स्टेशन छोड़ने आए। बड़े भारी मन से उन दोनों ने माही को विदा किया। माही में उन दोनों की जान बसती थी। उन दोनों को रोता देख माही की भी आंखें भर आईं। क्या यार, इमोशनल मत करो आप दोनों। आप दोनों तो ऐसे रो रहे हो जैसे मेरी आज शादी के बाद विदाई हो रही हो। माही ने ऐसे मुंह बनाते हुए कहा कि उन दोनों की हंसी छूट गई। उन दोनों ने बारी बारी से माही को प्यार से गले लगाया और बहुत सारी हिदायतों के साथ उसे दिल्ली के लिए रवाना किया। वो ट्रेन से दिल्ली के लिए अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर निकल गई। दिल्ली पहुंचने के बाद माही ने अरविंद जी को फ़ोन किया। मामू, मैं दिल्ली पहुंच गई। अब मैं टैक्सी लेकर आपके दोस्त के घर के लिए निकलूंगी, पर आपने तो एड्रेस सेंड किया ही नहीं। तो एड्रेस सेंड कर दीजिए, माही ने चहकते हुए कहा। उसकी चहकती हुई आवाज़ सुन अरविंद जी का चेहरा माही के जाने से मुरझा गया था, वापस से खिल गया। तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके यहाँ से कोई तुझे लेने आया है। मैंने उन्हें तेरा नंबर दे दिया है। वो तुझे कॉल कर लेंगे। मामू, किसी अननोन नंबर का कॉल वेटिंग पर है। शायद उन्हीं में से कोई कॉल कर रहा होगा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। यह कहकर वो अरविंद जी का कॉल रख देती है और उस दूसरे नंबर का कॉल उठाती है। हेलो, माही कहती है। मेरी बात माही से हो रही है? माही, हाँ, मैं सिद्धांत आपको लेने आया था। आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं ही स्टेशन में
एग्जिट गेट के पास हूँ, माही ने जवाब दिया। ओके, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ, यह कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। कुछ देर रुकने के बाद भी माही को कोई लेने नहीं आया। माही सिद्धांत का इंतजार कर रही थी। तभी उसे अपने से कुछ दूर पर कुछ हंगामे की आवाज़ सुनाई दी। ये लफंगे लड़के किसी भी लड़की से बात करने का पैतरा अपना लेते हैं। एक आंटी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। ये नाम पूछने का ट्रिक बहुत पुराना है मिस्टर। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हें अपना असली नाम बता दूंगी? एक मोटी सी लड़की चिल्लाते हुए बोली। पर मैं तो एक लड़का जो काफ़ी हैंडसम था उनके पास खड़े होकर उन्हें सफाई देने की कोशिश कर रहा था, पर उस बेचारी की कोई सुन ही नहीं रहा था। तभी वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। क्या हुआ बहन जी? एक अंकल ने पूछा। क्या होगा भाई साहब, आजकल का तो जमाना ही ठीक नहीं है। इस लड़के ने दिन दहाड़े मेरी फूल सी बच्ची को छेड़ा है। छेड़ा है? लाइक सीरियसली? छेड़ा है का क्या मतलब है? मैंने तो सिर्फ नाम पूछा था। देखा देखा आप सबने, मेरी फूल सी बच्ची खूबसूरत है तो क्या आप सीधे नाम पूछने चले आओगे? कोई शर्म लिहाज है भी कि नहीं? अरे मैं वो माही को उस बेचारे लड़के की हालत देखकर हंसी आ गई, पर उसे उसके लिए दुख भी हो रहा था। वो समझ गई थी कि यह जरूर कोई गलतफहमी का मामला है, पर वो कर ही क्या सकती थी। वो जैसे ही जाने के लिए पलटी, तभी उसे जो सुनाई दिया वो सुनकर उसकी आंखें फैल गईं। देखिए, मैं यहाँ किसी को लेने आया था, पर मैंने उसे कभी देखा नहीं है और उसने बताया कि वो एग्जिट गेट पर ही है, तो मुझे लगा वो ये है, तो बस मैंने कंफर्म करने के लिए इनसे इनका नाम पूछ लिया। दैट्स इट, इट्स नॉट ए बिग डील। और हम तुम्हारी कहानी पर यकीन कैसे कर लें? एक अंकल ने रौबदार आवाज में पूछा। तभी किसी ने भीड़ के पीछे से कहा, सिद्धांत। वो माही थी। वो पीछे से आगे आई। आर यू सिद्धांत? यस, सिद्धांत ने कहा। माही उसे देखकर मुस्कुरा दी। सिद्धांत ने देखा एक खूबसूरत सी लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माही? माही दुबे? सिद्धांत ने माही को पॉइंट करते हुए पूछा। माही ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सी, थैंक गॉड, देखा आप सबने, मैं इन्हें लेने आया था। इट्स जस्ट ए कन्फ्यूज़न, इट्स माई मिस्टेक कि मैंने इनकी फूल सी बच्ची से इसका नाम पूछ लिया। लेकिन तुमने मेरी फूल सी बच्ची। स्टॉप स्टॉप सेइंग टू फूल सी बच्ची एंड ऑल, सिद्धांत ने चिढ़ते हुए कहा। छोटी छोटी बातों का तमाशा बना देते हैं। एक गलत फहमी का इतना बड़ा तमाशा बनाकर रख दिया। ये कहते हुए भीड़ वहां से छट गई। थैंक गॉड कि आप टाइम पर आ गई, नहीं तो इन आंटी और इनकी फूल सी बच्ची ने तो मुझे अब पिटवा ही देना था। सिद्धांत ने माही से कहा। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए आपके फ़ोन काटने के बाद मैं पानी लेने चली गई थी और ये कन्फ्यूज़न हो गया। अगर मैं नहीं जाती तो आपने उस आंटी की फूल सी बच्ची से जब नाम पूछा तो यह कन्फ्यूज़न नहीं होता। फूल सी बच्ची पर माही ने काफ़ी जोर डालकर कहा था, जिसे सुनते ही माही और सिद्धांत दोनों हंस दिए। दोनों आगे बढ़े। सिद्धांत ने माही से सामान ले लिया और उसके साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में रुकी। एक बच्चा फूल बेच रहा था, जिसे देखते ही माही और सिद्धांत ने एक दूसरे को देखा और साथ में ही कहा, फूल सी बच्ची, और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। स्टेशन वाली बात सोच सोचकर माही और सिद्धांत हंस हंस कर दौरे हुए जा रहे थे। सिद्धांत हंसते हुए, माही, मुझे हम दोनों की पहली मुलाकात लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। मुझे भी सिद्धांत जी, माही ने कहा। जी, हु इज दिस गाय? प्लीज डोंट कॉल मी जी एंड ऑल। बुढ़ापे वाली फीलिंग आती है। प्लीज कॉल मी सिद्धांत, वरना मैं भी आपको माही जी कहूँगा। सिद्धांत ने नाटक करते हुए कहा। ओह, शायद तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि हमारा ऑफिशियल इंट्रो नहीं हुआ है। तो हाय, आई एम डॉक्टर सिद्धांत सक्सेना। सिद्धांत ने गले को साफ करने के बाद माही से आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। माही भी मुस्कुराई और उसने भी अपने गले को साफ करते हुए कहा, हाय, दिस इज डॉक्टर माही दुबे। नॉन ऑफियसली? नॉन ऑफियसली मतलब? वो अभी इंटर्नशिप जो करना है वो हुई नहीं है ना? माही ने नाटक में मुंह लटकाते हुए कहा, जिसे देख सिद्धांत को हंसी आ गई। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान ही माही और सिद्धांत की दोस्ती हो गई। वो दोनों अब सिद्धांत के घर पहुंच चुके थे। माही ने गेट के बाहर नाम पढ़ा, गायत्री मेंशन। उसकी आवाज़ सुन सिद्धांत ने कहा,
गायत्री सक्सेना मेरी दादी माँ, उन्हीं के नाम पर एक गायत्री मेंशन है। अच्छा, माही ने सुनकर प्रतिक्रिया दी। जैसे ही गायत्री मेंशन का गेट खुला, माही की आंखें अविश्वास से फैल गईं। फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा गार्डन, गार्डन क्या, फूलों की वादियां ही कहना चाहिए। एक और खूबसूरत सा झूला, झूले के कुछ दूरी पर दो कुर्सियां और एक गोल मेज। गुलाब की गोल क्यारियों के बीचों बीच लगा हुआ था एक बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन। खूबसूरत नन्हे फूलों की क्यारियों से होता हुआ घर तक जाने का रास्ता बना हुआ था। उसी गार्डन से होती हुई गाड़ी घर के पोर्टिको में पहुंच गई। माही जैसे ही गाड़ी से उतरी, तब तक एक एक नौकर दौड़ता हुआ आया और गाड़ी से माही का सामान लेकर अंदर की ओर बढ़ा। माही ने सिद्धांत के साथ अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। घर भी महलों जैसा काफी खूबसूरत सा था। बड़े से दोनों ओर से खुलते हुए दरवाजे से होकर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें आधुनिक साज सज्जा का सब सामान था। हाल में बहुत सी ऐसी एंटीक्स थी जो शायद विदेशों से मंगाई गई थी। माई घर की खूबसूरती में खोई हॉल के अंदर आई, जहाँ बड़ा सा सोफा लगा था। हॉल के दोनों साइड से सीढ़ियाँ थीं, जिससे ऊपर के कमरों में जाना होता था। हॉल के दाहिनी ओर मंदिर था, जहाँ से अगरबत्ती धूप की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। हॉल के दूसरी ओर शायद किचन था, जहाँ से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि किसी की भूख तेज हो जाए। माँ, डैड, अचानक से सिद्धांत की आवाज़ से माही जैसे सपने से जागी। वो हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। सामने से एक बहुत ही खूबसूरत, सरल सी दिखने वाली औरत, जिसने हल्के रंग की साड़ी में किचन से निकली। ये थी कल्याणी सक्सेना। मॉम, लीजिए, मैं ले आया आपकी और डैड की अमानत को। अब मेरा काम खत्म। ये कहते हुए वो सोफा पर बैठ गया। किसका काम खत्म हुआ? ये कहते हुए एक लंबा सा बेहद हैंडसम आदमी, जिसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आया। ये थे महेंद्र सक्सेना। ये सुनते ही सिद्धांत, जो अभी अभी सोफे पर आराम से बैठा था, उनकी आवाज़ सुनते ही हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही माही की हंसी छूट गई। कल्याणी और महेंद्र दोनों हॉल में माही के सामने आए। माही ने कल्याणी जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे झट से गले लगा लिया और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरकर अपने ही हाथों को चूम लिया। कल्याणी जी को देखकर माही को अपनी माँ की याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गईं। फिर खुद पर काबू पाते हुए वो महेंद्र जी के पास गई और जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकने लगी, तो महेंद्र जी ने उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे साइड हग करते हुए कहा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती बेटा। फिर उन्होंने माई से कहा, मैं सिर्फ आपके मामा का नहीं बल्कि आपके पापा का भी दोस्त हूँ, इसलिए मैं भी आपके पिता के समान ही हूँ। तो अब से आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। नहीं, ऐसे कैसे? फॉर्मेलिटी एक शर्त पर ही नहीं होगी। माही के बेबाकी से कहने पर सब आश्चर्य से उसे देख रहे थे। हाँ हाँ, बोलो बेटा, कैसी शर्त? महेंद्र जी ने पूछा। ये जो आप मुझे बार बार आप कह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पापा या मामू मुझे आप तो नहीं कहते थे, तो जब आप मुझे आप कहना बंद कर देंगे तो मैं भी फॉर्मेलिटी नहीं करूँगी, माही ने कहा, जिसे सुनकर सब मुस्कुरा दिए। बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं तुम्हें आप। अब ठीक है, महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा और प्यार से माई को साइडा किया। माई भी उनसे प्यार से गले लग गई। यह देखकर सिद्धांत बड़बड़ाता हुआ बोला, हमारे लिए तो हिटलर है, इससे जो अभी अभी मिले हैं उनके लिए तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है। कुछ कहा तुमने सिद्धांत? महेंद्र जी ने पूछा। नहीं, नहीं तो मैं क्या कहूँगा? सिद्धांत ने हड़बड़ाते हुए कहा। अरविंद की भगनी आ गई क्या महेंद्र? एक आवाज पीछे से आई। सब आवाज की ओर मुड़े। माही ने देखा सामने से एक बुजुर्ग महिला आ रही थी, जिसने क्रीम कलर की सिल्की साड़ी पहनी थी। गले में एक सोने की चैन, कानों में सोने की बूंदे और हाथों में सोने के कंगन के साथ वो काफी शालीन दिख रही थी। जी माँ, माही आ गई है, ये कहते हुए महेंद्र जी ने उनके पैर छुए और उनके बाद कल्याणी और सिद्धांत ने भी। ये मेरी माँ है, महेंद्र जी ने माही को बताया, जिसे सुनकर माही ने भी झट से उनके पांव छुए। बड़ी प्यारी बच्ची है, ये कहकर उन्होंने उसे उठाया और उसे प्यार से उसका गाल सहलाया। ये थी इस घर की मालकिन और महेंद्र सक्सेना की माँ, गायत्री देवी। माँ, मॉम, मेरा नाश्ता लगा दो प्लीज़, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। ये कहते हुए एक खूबसूरत सी लड़की
खूबसूरत से क्रॉप टॉप में नीचे आई और सबको देखा और महेंद्र जी को साइड हग करते हुए बोली, हाय डैड। और फिर उसने गायत्री जी के पांव छूते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दादी। और कल्याणी जी से लिपटते हुए गुड मॉर्निंग माँ कहा। फिर सिद्धांत की तरफ मुड़कर गुड मॉर्निंग भैयू, गुड मॉर्निंग मोटी। डैड देखा आपने, भैयू ने मुझे फिर मोटी कहा। महेंद्र जी, सिद्धांत, सॉरी डैड, लव यू डैड। फिर सिद्धांत की ओर देखते हुए, ये थी घर की सबसे लाडली महेंद्र सक्सेना की इकलौती बेटी श्वेता, जिसे सब सोनू बुलाते थे। यू मस्ट बी माही, श्वेता ने माही की ओर देखते हुए कहा और उससे आकर गले लग गई। हाँ, माही ने जवाब दिया। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उसे यहाँ सभी जानते हैं। इतने बड़े लोग होने के बाद भी किसी में रत्ती भर भी घमंड नहीं है। सब जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर सबसे बात करने के बाद कल्याणी जी ने श्वेता से कहा, सोनू बेटा, माही को उसका कमरा दिखा दे। सोनू माही का हाथ पकड़े माही को ऊपर की ओर ले गई और उसे उसका कमरा दिखाते हुए कहा, दी, ये आपका कमरा है। फिर संभलते हुए, मैं आपको दी बुला तो सकती हूँ ना? उसने माही से सवाल भरी नजरों से पूछा। बिल्कुल, माही ने भी हंसते हुए जवाब दिया। सोनू ने फिर चहकते हुए कहा, यह 7 वाला कमरा मेरा है। मैं कॉलेज से आकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। अभी कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। आप फ्रेश हो जाओ। ये कहकर वो चली गई। सभी नाश्ता कर अपने अपने काम पर चले गए। गायत्री देवी अपने कमरे में चली गई। कल्याणी भी उनको दवाई देने और कुछ बात करने उनके कमरे में चली गई। इधर माई नहाकर हल्के पीले रंग के पटियाला में अपने कमरे से नीचे की ओर आ रही थी। तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने नज़र उठाकर जब सामने देखा तो एक प्यारा सा कुत्ता था, पर माही को कुत्तों से कोई लगाव नहीं था। लगाव क्या, उसे तो कुत्तों से डर लगता था। जब कुत्ते ने माही को देखा तो वो माही के पास आने के लिए दौड़ा और माही उल्टे पांव दौड़ी। उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो बस बेतासा चिल्लाते हुए भाग रही थी। बचाओ, प्लीज बचाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो कुत्ता बस उसके पीछे ही था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जान लगाकर दौड़ पड़ी। ऐसे में वो जाकर किसी से टकरा गई। प्लीज बचा लीजिए, प्लीज वो कुत्ता, प्लीज। तभी किसी के हंसने की आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो पीछे सिद्धांत उस कुत्ते को गोद में लिए खड़ा था और वो किसी के सीने से लगकर। जब उसने उस इंसान को देखा तो जल्दी से अलग हुई, पर तभी वो कुत्ता एक बार और भौंका और वो भी फिर उस इंसान के सीने से जा लगी, जिसे देखकर सिद्धांत की एक बार फिर हंसी छूट गई। तभी उस इंसान ने सिद्धांत को आंखें दिखाई। सॉरी भाई, सिद्धांत ने अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। भाई, माही उस इंसान से दूर होते हुए बोली। हाँ माही, यह है इस घर के बड़े बेटे मृदुल सक्सेना। सिद्धांत ने बताया कि वो लड़का जिसके सीने से लगी वो खड़ी थी, वो सिद्धांत का बड़ा भाई मृदुल था। वो तुरंत मृदुल से अलग हुई। सॉरी, वो मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। मृदुल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस माही को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। माही को मृदुल का यह व्यवहार बहुत ही अजीब लगा। उसने सिद्धांत की ओर प्रश्न वाली नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो कि उससे कोई गलती हो गई क्या, जो उसके भाई ने ऐसा बिहेव किया। सिद्धार्थ माई की आंखों को पढ़ते हुए बोला, मृदुल भाई ऐसे ही हैं, प्लीज डोंट माइंड। चलो, माँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सिद्धार्थ ने कहा। नहीं, पहले तुम इस डॉगी को हटाओ, तब मैं नाश्ते पर जाऊंगी, माही ने डरते हुए कहा। जिसे सुनकर सिद्धांत को और हंसी आ गई। उसने माही को बताया कि इसका नाम जिमी है और ये कुछ नहीं करता, पर माही फिर भी उससे डर रही थी। सिद्धार्थ ने राघव, जो कि उनके घर में काम करता था, उसे बुलाया और जिम्मी को उसको देते हुए उसे बाहर उसके डॉग हाउस में रखने को कह माही के साथ नीचे आता है। माही और सिद्धांत नीचे आते हैं। कल्याणी जी वहीं होती हैं। सिद्धांत उनको बताता है कि माही को जिम्मी से डर लगता है, जिसे सुनकर कल्याणी जी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। सिद्धांत के जोर जोर से हंसने पर कल्याणी जी ने सिद्धांत को आंखें दिखाई और माही को चिढ़ने के लिए मना किया। इसी तरह सब हंसी मजाक चल रहा था। तभी मृदुल तैयार होकर नीचे आया। वो बाहर जा ही रहा था कि कल्याणी जी ने उसे आवाज दिया। कल्याणी जी, मृदुल बेटा नाश्ता करते जाओ। मृदुल सहमति में सिर हिलाता है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। इधर नाश्ते के साथ सिद्धांत और माई की हंसी मजाक का सिलसिला चल रहा था। एक ही दिन में दोनों में
काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कल्याणी, तो माही मुझे पता चला है कि तुम यहाँ अपनी इंटर्नशिप के लिए आई हो। माही, जी आंटी। कल्याणी, तो किस हॉस्पिटल में हो रहा है तुम्हारा इंटर्नशिप? माही, लाइफलाइन हॉस्पिटल। माही ने अपने नाश्ते को चम्मच से मुंह में भरते हुए कहा। सिद्धांत, अरे वो तो। तभी उसकी नज़र मृदुल पर गई और वो चुप हो गया। माही, तुम कुछ कह रहे थे सिद्धांत? कल्याणी जी भी चुप थी। वो चुपचाप सिद्धांत को देख रही थी और सिद्धांत कभी माही को तो कभी मृदुल को। सिद्धांत, नहीं, बस यही पूछ रहा था कब ज्वाइन करना है? माही, कल। माही ने अपना नाश्ता खत्म करते हुए कहा। तो कल से मुसीबत शुरू होने वाली है तुम्हारी, सिद्धांत ने बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ कहा क्या तुमने सिद्धांत? माही ने पूछा। नहीं नहीं, तो सिद्धांत हड़बड़ाया। मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं निकलता हूँ। ये कहकर वो चला गया। नाश्ता करने के बाद माही ने कल्याणी जी से कहा, आंटी, मैं हॉस्पिटल कल से ज्वाइन करूँगी, तो आज मैं अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर जब वो अपने कमरे में जाने लगी तो मृदुल भी अपना नाश्ता खत्म कर निकल रहा था। तभी माही ने जिम्मी की आवाज़ सुनी, जो घर के अंदर से ही आ रही थी, और एक बार फिर से वो मृदुल के सीने से लग गई। सॉरी प्लीज। वो सॉरी। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो मृदुल से क्या कहे। कल्याणी जी उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दी। साथ ही उनकी आंखों ने कुछ सपने भी देख लिए। उसने तुरंत मृदुल को माही को उसके कमरे में छोड़ने की रिक्वेस्ट आंखों से किया। माँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने जिम्मी को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर बाहर निकल गया। इतनी देर में माही ने अब जाकर मृदुल की आवाज़ सुनी थी। बाहर निकलकर मृदुल ने जिम्मी को अपनी गोद से नीचे उतारा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया। रात का समय, डिनर टेबल पर सब साथ थे। खाने के दौरान महेंद्र जी ने माही से पूछा कि उसका आज का दिन कैसा बीता, तो उसने खुशी से जवाब दिया कि सब अच्छा है, उसे यहाँ अच्छा लग रहा है। जिमी भी? उसके जवाब पर सिद्धांत ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा। माही, अब तक घर में सबको पता चल चुका था कि माही को कुत्तों से डर लगता है। महेंद्र जी को पता था कि माही को कल लाइफलाइन हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। माही बेटा, कल आप सिद्धांत के साथ चले जाइएगा, वो आपको लाइफलाइन हॉस्पिटल ले जाएगा, महेंद्र जी ने कहा। एक शर्त पर, माही ने कहा। सब उसे देखने लगे। जब आप ये फॉर्मेलिटी करना बंद कर दीजिएगा तब, माही ने कहा, तो महेंद्र जी के साथ साथ सब मुस्कुरा दिए। अगले दिन माही सिद्धांत के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल गई। सिद्धांत को अपने साथ अंदर आता देख माही ने कहा, अरे अरे मिस्टर, मैं कोई स्कूल की छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे अंदर तक छोड़ने आ रहे हैं। मैं चली जाऊंगी, आप अपने हॉस्पिटल जाएं। माही की इस बात पर सिद्धांत को शरारत सूझी। उसने कहा, और अगर रास्ते में डॉगी मिल गया तो? यह कहकर वो माही को देखकर हंसने लग गया। माही ने उसे घूर कर देखा। सिद्धांत हंसते हुए, नहीं, यह बात नहीं है, दरअसल मैं यही काम करता हूँ। यह सुनकर माही काफ़ी खुश हो गई। तब तो बहुत मज़ा आने वाला है काम करने में, माही ने कहा। पता नहीं, अगर तुम्हारा बॉस वो निकला जो मैं सोच रहा हूँ तो पता नहीं, सिद्धांत ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो कौन? माही ने कहा। लेट्स सी, सिद्धांत ने बात बदलते हुए कहा और माही को लेकर अंदर चला गया। अंदर नोटिस बोर्ड पर इंटर्न और उसके सीनियर डॉक्टर का नाम लिखा था। एक डॉक्टर के अंदर 5 इंटर्न थे। सिद्धांत और माही उस नोटिस बोर्ड के पास पहुंचे। इंटर्न नेम, नीति सान्याल, माही दुबे, जतिन खन्ना, सोनाली कुलकर्णी, राजवीर राठौर, अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मृदुल सक्सेना। यह देखकर सिद्धांत का मुंह खुला का खुला रह गया। इंटर्नशिप लिस्ट में अपने सीनियर डॉक्टर के नाम को देखते हुए जैसे माई सिद्धांत की ओर देखते हुए यह कहती है कि ये तो भाई है। सिद्धांत ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है ना, वैसे भी डॉक्टर मृदुल तो मुझे घर से ही जानते हैं। मुझे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आराम से मेरी मदद कर देंगे। मैं तो यूं ही डर रही थी कि पता नहीं कैसा डॉक्टर होगा। कम से कम उनकी वजह से मुझे कोई भी परेशानी तो नहीं होगी। और जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो माई अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। बोलते बोलते जब माई ने अपनी बगल में देखा तो सिद्धांत नहीं था। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो सिद्धांत पीछे ही खड़ा था। माई सिद्धांत के पास गई और उसे आवाज़ लगाया, सिद्धांत, सिद्धांत क्या हुआ? पर सिद्धांत तो जैसे अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था।
उसने माई की किसी बात का जवाब नहीं दिया। सिद्धांत, हेलो। माई ने एक बार फिर आवाज लगाई। बसंती गब्बर के चंगुल में फंस गई। अब तो जय वीरू मिलकर भी इस बसंती को गब्बर से नहीं बचा सकते, सिद्धांत ने बड़बड़ाते हुए कहा। सिद्धांत को उटपटांग बड़बड़ाते हुए सुन माही ने कहा, बसंती, गब्बर, चंगुल, ये क्या बक रहे हो? सिद्धांत अभी भी खोया हुआ था। माई ने सिद्धांत की आंखों के सामने उसे ख्यालों से बाहर निकालते हुए हाथों से इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? हैव यू गॉन मैड? ये क्या बोल रहे हो? शोले शोले पिक्चर देख ली थी क्या रात को, जो हॉस्पिटल में तुम्हें सारे कैरेक्टर याद आ रहे हैं? अपने ख्यालों से बाहर आते ही जब सिद्धांत ने माई को देखा और बोला, इससे पहले कि और देर हो जाए, मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, यह सोचकर अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहा, बसंती तुम और गब्बर मृदुल भाई। उसकी बात सुनकर माई ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। है? क्या? सिद्धांत, ये क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर मृदुल तुम्हारे भाई हैं, तभी तो मैं उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, सिद्धांत ने जल्दी से कहा। माई ने उसे कन्फ्यूजन वाला लुक दिया। नहीं नहीं, सही में, मैं सच कह रहा हूँ। दोनों बात करते करते डॉक्टर मृदुल के केबिन तक आ चुके थे, जहाँ माई को रिपोर्टिंग करनी थी। जाओ, अब आगे का एरिया गब्बर का है और मेरी सीमा समाप्त होती है, सिद्धांत ने ठंडी आह भरते हुए कहा। माही मुस्कुराकर अंदर जाने लगी। मे आई कम इन डॉक्टर? माही ने अंदर आने के लिए पूछा। यस, यू मे, मृदुल ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। माही ने अंदर आते हुए देखा उसके अलावा बाकी के चारों इंटर्स पहले से ही अंदर खड़े थे। यू आर 2 मिनट्स लेट, मिस माही दुबे, मृदुल ने कहा। वो बाहर। सिद्धांत, मैं आपकी स्टोरी और एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हर डॉक्टर को पंचुअल होना चाहिए। 2 मिनट में हमारी वजह से किसी की जान बच सकती थी और किसी की जान जा भी सकती है। सो ऑल ऑफ यू बी पंचुअल, मृदुल ने माही की बात काटते हुए कहा, और ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो आज से पहले कभी माही से मिला भी नहीं हो। हाउ रूड। मानती हूँ कम बोलता है, पर ऐसे कैसे कह सकता है? अच्छे से भी तो समझा सकता था ना। वैसे गलती तो सही में मेरी है, पर मैं किसी पेशेंट को देखने तो नहीं आ रही थी ना, माई ने मन ही मन सोचा। कुछ देर सबको इंस्ट्रक्ट करने के बाद मृदुल बोला, डिसमिस, ऑल ऑफ यू गो टू योर वर्क नाउ। सब जाने लगे। मिस दुबे, मृदुल ने कहा। यस डॉक्टर, ये कहते हुए माही पीछे मुड़ी। उसे लगा अभी जिस तरह मृदुल ने सबके सामने उसे सुनाया है, वो उसके लिए माफ़ी मांगेगा। आइंदा मेरी फैमिली के नाम की बेनिफिट्स लेने की कोशिश मत कीजिएगा। इस बार तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। नाउ लीव। यह सुनकर माही अवाक थी कि मृदुल कितना रूड था। कुछ नहीं कहा, इसका क्या मतलब है? सिर्फ 2 मिनट के लिए तो इतना सुना दिया, और क्या बाकी रह गया कहने को? यानी सिद्धांत सही कह रहा था। वो मन ही मन ये सोच रही थी, पर घर पर ऐसे बात नहीं करता है। पता नहीं, वैसे भी मैं इसे जानती ही कितना हूँ। ये सोचते हुए वो जाने लगती है। 1 मिनट, फिर से मृदुल की आवाज़ आती है। माई के कदम रुक जाते हैं। मृदुल उसके सामने आता है। मिस दुबे, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। माई ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो अपने फ़ायदे के लिए किसी से भी नज़दीकी बढ़ा लें। देखा है मैंने किस तरह आप एक ही दिन में मेरे परिवार के इतने क्लोज चली गई हैं। यह ट्रिक्स मुझ पर अप्लाई मत करना। मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह इमोशनल नहीं हूँ, जो मुझे तुम बेवकूफ़ बना दो। इतनी कड़वाहट, पर मैं तो इनको जानती भी नहीं और ना ही कुछ कहा है। 2 मिनट लेट होने पर आज पहले दिन ही इतना सुना दिया। यह सोचकर माई की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू मुझे वीक नहीं कर सकते, और ये विक्टिम कार्ड मेरी मम के सामने मत खेलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो माई के बिल्कुल सामने आ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए ये सब कहता है। आउट, चिल्लाते हुए माई उसकी आवाज़ से सहम जाती है। वो जल्दी से उसके केबिन से बाहर निकलती है। बाहर आकर वो जल्दी से अपने आंसू को साफ करती है। तभी उसे सामने सिद्धांत दिखता है। वो माई के पास आता है। ऑल गुड, सिद्धांत उससे पूछता है। जवाब में माही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तो फिर गब्बर ने तुम्हें रोका क्यों था? सिद्धांत उससे पूछता है। वो मुझे कुछ स्पेशल बता रहे थे। आखिर उनके घर में रहती हूँ, तो कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे ना? माही ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा।
भाई, नॉट एट ऑल। वो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते। यह उनकी डिक्शनरी का वर्ड है ही नहीं। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने तुम्हारे साथ वाले इंटर्न्स की बातें सुन ली कि 2 मिनट लेट आने पर भाई ने तुम्हें कितना सुनाया। आई एम रियली वेरी सॉरी। यह सब मेरी वजह से हुआ, सिद्धांत ने अफसोस जताते हुए कहा। नो इट्स ओके, गलती मेरी ही थी। मुझे समय पर पहुंचना चाहिए था। शाम को सब हॉस्पिटल से लौटने के बाद डिनर टेबल पर साथ बैठे। आज का दिन कैसा था माही तुम्हारा? महेंद्र जी ने पूछा। आज वो हॉस्पिटल में नहीं थे, उन्हें कोई सेमिनार अटेंड करने जाना था। जी, अच्छा था अंकल। माई ने बिना मृदुल की ओर देखकर अपना खाना खाते हुए कहा। तो किस डॉक्टर के गाइडेंस में हो रहा है तुम्हारा इंटर्नशिप? मैं बोल दूंगा तो और भी अच्छे से हो जाएगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह सुनते ही माई और सिद्धांत खांसने लगे। कल्याणी जी ने माई को और सोनू ने सिद्धांत को पानी दिया। अरे क्या हुआ? कौन सा डॉक्टर है? महेंद्र जी ने फिर से पूछा। डॉक्टर मृदुल सक्सेना। सिद्धांत ने मृदुल की ओर देखते हुए महेंद्र जी से कहा, जिसे सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मृदुल बिना किसी परवाह के अपना खाना खा रहा था। माई को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखना। वो मेरे बहुत पुराने और खास दोस्त की बेटी है। महेंद्र जी ने गले को साफ करते हुए मृदुल को बिना नाम लिए कहा। आपको पहले से ही पता है कि मुझे अपनी पहुंच से पहचान बनाने वाले लोग बहुत पसंद नहीं है। हम डॉक्टर हैं, और अगर हमारी डिग्री किसी की फेवर की मोहताज है तो हम किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें डॉक्टर बनने का कोई हक नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेरे सामने किसी की तरफदारी ना करें सर। मृदुल की बातें सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना, पर महेंद्र जी को पापा के बदले सर शब्द सुनकर माही को एक झटका सा लगा। वो कभी महेंद्र जी तो कभी मृदुल को देख रही थी। वो उन दोनों के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। महेंद्र जी मृदुल को उनके सर कहने से एक बार फिर दुखी थे। वो खाना छोड़कर ये कहकर उठ जाते हैं कि उनका पेट भर गया है, पर कल्याणी जी से उनकी आंखों के आंसू छुप नहीं पाए थे। कल्याणी जी, मृदुल बेटा, पापा हैं वो तुम्हारे, कल्याणी जी ने कहा, और वो भी अपना खाना छोड़कर महेंद्र जी के पीछे गईं। महेंद्र जी अपने कमरे की बालकनी में थे। वो चुपचाप अंधेरे में पता नहीं क्या देखने की कोशिश कर रहे थे। कल्याणी जी कमरे में आई तो देखा कमरे में अंधेरा है। उन्होंने लाइट जलाई और देखा तो महेंद्र जी कमरे में नहीं थे। सामने बालकनी का दरवाज़ा खुला था। वो बालकनी में गईं। महेंद्र जी चुपचाप खड़े थे। तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। क्यों कल्याणी, क्यों? आखिर मृदुल अभी तक उस बात को क्यों नहीं समझ पाया है? वो क्यों नहीं समझता है कि उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी? मैंने उनकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उनके गालों पर आ जाते हैं। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मृदुल आपका ही बेटा है, वो बिल्कुल आपके जैसा है। एक न एक दिन वो सब समझेगा। यह कहकर उसने महेंद्र जी की आंखों से आंसू पोंछे। जानती हो कल्याणी, जब वो मुझे डैड की जगह सर बोलता है तो मेरा दिल 1000 टुकड़ों में बट जाता है। 4 साल हो गए उस बात को, पर अभी भी उसके अंदर वही गुस्सा है। उसने अपने गुस्से में थोड़ी सी भी कमी नहीं की है। उसका मुझसे नफरत मैं सह नहीं पा रहा हूँ। समय हर घाव भर देता है, और यह भी जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। जख्म अगर समय रहते भर जाए तो अच्छा होता है कल्याणी, वरना उसके नासूर बनने के बाद वो शरीर से वो संग को हमेशा के लिए अलग कर देता है। कहीं मृदुल का गुस्सा हमारे लिए वो नासूर। कल्याणी जी ने महेंद्र जी के मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। इधर माई को बहुत अजीब लग रहा था कि मृदुल अपने पापा को पापा की जगह सर बुलाता है। महेंद्र जी और कल्याणी जी के खाने के टेबल से उठ जाने के बाद किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। आज माही को अजीब सी बेचैनी लग रही थी। वो अपने कमरे में आई और अपने बेड पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से नदारद थी। वो उठी और अपने कमरे की बालकनी में आ गई। वो आसमान में तारों को देखने लगी। अचानक ही उसके गालों पर आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गईं। हे महादेव! उसके मुंह से बस यही निकल पाया। उधर आज एक बार फिर अपने पिता का अपमान कर मृदुल फिर बहुत बेचैन था। वो अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। फिर वो अचानक उठा और अपना ब्लेजर लेते हुए घर से बाहर आया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। माही ने अपनी बालकनी से मृदुल को जाते हुए देखा।
थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह माही समय से 10 मिनट पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वो मृदुल के केबिन के पास गई और दरवाज़ा नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने हल्के से दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर आ गई। डॉक्टर, डॉक्टर, उसने आवाज़ लगाई, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी उसे मृदुल के टेबल पर एक फ़ोटो फ्रेम दिखा, जिसे चेयर के सामने पलट कर रखा गया था, जैसे कोई इसे देख रहा था और फिर पलट दिया हो। अनायास ही उसके कदम उस ओर मुड़ गए और उसके हाथों ने वो फोटो फ्रेम उठा लिया। माई ने देखा वो मृदुल, सिद्धांत और महेंद्र जी की साथ में फोटो थी और उन तीनों के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। तीनों बहुत खुश लग रहे थे। तभी माई को बाथरूम के अनलॉक होने की आवाज़ आई। वो जल्दी से उस फोटो फ्रेम को ठीक कर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। बाथरूम से मृदुल अपने चेहरे को टॉवल से पोंछता हुआ निकला। तुम यहाँ? माई को देखते ही उसने पूछा। यस डॉक्टर, वो मैं बस जल्दी आने की कोशिश कर रही थी, माही ने जवाब दिया। जवाब देते वक्त माही ने देखा मृदुल की आंखें लाल थी, जैसे कि या तो वो सोया ना हो या वो रात भर रोता रहा हो। अपने आप को ऊपर से कठोर दिखाने वाले मृदुल अंदर से बहुत ही कोमल मन का था, यह माही समझ चुकी थी। ओके, आप जब अब जल्दी आ ही गई हैं तो कल के पेशेंट की एक चेकअप राउंड लेकर मुझे रिपोर्ट करिए। मृदुल ने अपनी नज़र नीचे किए हुए माही से कहा, जैसे वो अपनी इन लाल आंखों का राज सबसे छुपाना चाहता हो। ओके डॉक्टर, यह कहकर वो जाने लगी। फिर वो रुकी और मृदुल की तरफ मुड़ी और कहा, जब आप अंकल जी से इतना प्यार करते हैं तो फिर उनको दर्द क्यों देते हो? वो दर्द आपकी आंखों में भी दिख रहा है। यह सुनकर मृदुल की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो आंखें कुछ देर पहले दर्द से लाल थीं, अब उनमें खून उतर आया था और वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। तुम अपने काम से मतलब रखो। गो। सॉरी, माही ने अटकते हुए कहा। गो, मृदुल चिल्लाया। माही जाने लगी। तभी 1 सेकेंड, तभी पीछे से एक बार और आवाज आई। माही के कदम रुक गए। मृदुल जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और तेजी से माही के पास चलकर आया। माही डर गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। मृदुल माही के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी एक बाजू को जोर से पकड़ते हुए उसे अपने थोड़ा करीब लाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी फैमिली मैटर में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी चीज़ को मुझसे बिना पूछे हाथ क्यों लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माई की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी डॉक, कॉल मी सर, और आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। आउट, आई सेड गेट आउट। यह कहकर वो तेजी से मृदुल उसका हाथ छोड़ता है। उसकी बाजू पर मृदुल की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। सेट आउट। अब माही की नज़रें आंसुओं से भरी थी। माही मृदुल का फोटो फ्रेम उठाकर देखती है, जिससे मृदुल काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने केबिन से निकल जाने को कहता है, जिस कारण माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माही मृदुल के केबिन से निकलकर कॉरिडोर में जा रही होती है। उसके चेहरे पर रोज वाली मुस्कान कहीं गुम होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अभी हॉस्पिटल में नहीं है, तो ज़्यादा लोग उसे जानते नहीं हैं। तभी उसे किसी जाने पहचाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सिद्धांत होता है, जो उसे पीछे से पुकार रहा होता है। माही जल्दी से अपने आंसू को पोंछती है और उसकी ओर मुस्कुराने की कोशिश करती हुई मुड़ती है। अरे माही, तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल क्यों आ गई? सिद्धांत उससे पूछता है। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही मन किया। वो कल वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी ना, बस इसलिए। माई झूठी मुस्कान लिए सिद्धांत को बोलती है। ओह, पर कोई फायदा नहीं, भाई इससे भी इम्प्रेस नहीं होंगे। ऊपर से डैड ने तुम्हारी मुसीबत बढ़ा दी है। उन्होंने डॉक्टर मृदुल, ना ना, द ग्रेट डॉक्टर मृदुल सक्सेना के सामने तुम्हारी पैरवी कर तुम्हारी मुसीबत बढ़ा दी है। वो अब हर पल तुम पर अपनी गिद्ध जैसी नज़र रखेंगे और जरा सी गलती है और तुम्हारी मुसीबत शुरू। सिद्धांत मुंह बनाते हुए कहता है। हाँ, डेमो तो देख ही लिया है मैंने, माही बड़बड़ाते हुए कहती है। कुछ कहा क्या तुमने? सिद्धांत माही से पूछता है। नहीं, नहीं तो मुझे राउंड पर जाना है, माही कहती है। ओके, लंच पर मिलते हैं।
मेरा वेट करना, यह नहीं कि सुबह की तरह फिर मुझे छोड़ देना। सिद्धांत मुस्कुराते हुए कहता है और वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और माही कल के पेशेंट को चेक करने चली जाती है। लंच टाइम। सिद्धांत और माही दोनों एक साथ कॉफ़ी पी रहे थे। सिद्धांत माही के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। सिद्धांत जानता था कि मृदुल भाई के अंदर काम करना कितना मुश्किल है, इसलिए वो यहाँ वहाँ की बातें करके माई को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। माई उसकी बातें सुन सुनकर लोटपोट हुए जा रही थी। मृदुल के हाथ में भी कॉफ़ी का मग था। वो अपने केबिन की विंडो से माई और सिद्धांत की अंडरस्टैंडिंग देख रहा था। मिस दुबे, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। 2 दिन में ही तुमने मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे डैड सबको अपने बस में कर लिया है, पर मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वो अपनी मुट्ठी को भींच लेता है और इंटरकॉम से किसी को कॉल करता है। डॉक्टर माही, आपको डॉक्टर मृदुल ने चाइल्ड वार्ड के सारे रिपोर्ट्स के साथ बुलाया है, एक नर्स ने माही से आकर कहा। इस वक्त? अभी तो लंच आवर है ना सिस्टर? सिद्धांत ने उस नर्स से सवाल किया। यस डॉक्टर सिद्धांत, पर डॉक्टर मृदुल ने डॉक्टर माही को रिपोर्ट्स के साथ अभी अपने केबिन में बुलाया है। इट्स ओके, आप चलिए सिस्टर, मैं आती हूँ। यह कहकर वो सिद्धांत को आंखों से इशारा करती है और कहती है, शाम को मुझे पिक करना मत भूलना। यह कहकर वो सिद्धांत की ओर देखकर स्माइल करती है। बदले में मुझे मन से ही सही, सिद्धांत भी उसे देखकर स्माइल कर देता है। मृदुल के केबिन में आते हुए माही कहती है, मे आई कम इन सर? यस कम इन। मृदुल कुछ जरूरी रिपोर्ट्स पढ़ते हुए बिना माही की ओर देखे कहता है। मिस दुबे, रिपोर्ट्स। मृदुल हाथ आगे किए हुए कहता है। माही मृदुल को रिपोर्ट्स की फाइल देकर एक एक बच्चों की रिपोर्ट्स, इम्प्रूवमेंट और प्रॉब्लम मुंह जवानी बताती है। मृदुल माही की इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, पर मृदुल तो मृदुल है, वो इस बात को जताता नहीं है कि वो माही से इम्प्रेस हो चुका है। मिस दुबे, ये सारे रिपोर्ट्स तो आप जनरल चाइल्ड वार्ड के हैं। एक बच्चा आईसीयू में है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? आप? इससे पहले कि मृदुल आगे कुछ कहे, माही एक अलग फाइल आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए सर, ये आईसीयू के हमारे छोटे से पेशेंट आरव अरोड़ा की है। सर, ऑपरेशन के बाद स्टेबल है, हार्ट बीट, पल्स रेट सब सही है। हाँ, मृदुल आरव अरोड़ा की रिपोर्ट देखने के बाद कहता है, उसे कुछ दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा और सब सही रहा तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे। यह बात आप उनके पेरेंट्स को बता देंगी? मृदुल ने कहा। ओके सर। माई बहुत खुश थी। उसने अभी तक मृदुल के सामने कोई गलत काम नहीं किया जिससे मृदुल को उसे कुछ सुनाने का मौका मिल सके। आप जा सकती हैं मिस दुबे। मृदुल ये कहते हुए सोच रहा था, कैसे आज माही ने कोई गलती नहीं की और उसे कुछ सुना नहीं पाया। तभी उसे कुछ याद आया और उसके होंठों पर डेविल वाली स्माइल आ गई। एक मिनट मिस दुबे, मृदुल ने उसे रोकते हुए कहा। माही जो मुस्कुराते हुए दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, मृदुल की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। यस सर, वो पलटकर मृदुल से पूछती है, हमारे पास जो कल मिडनाइट को एक बच्चे का नया केस आया है, उसकी कंडीशन कैसी है? कौन सा सर? वहाँ तो कोई नया बच्चा नहीं है। मैंने राउंड पर सारे बच्चों को चेक किया है और सारी रिपोर्ट आपके सामने है। सिर्फ आरव अरोड़ा आईसीयू में है, उसकी भी रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है। माही सारे पेशेंट को रिकॉल करते हुए कहती है, मैं कौशल अग्रवाल की बात कर रहा हूँ, जिसे मिडनाइट में एडमिट किया गया था। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसे स्पेशल वार्ड में रखा गया है। उसकी रिपोर्ट कहाँ है? सॉरी सर, मुझे इस नए केस के बारे में नहीं पता था। तो आपको पता होना चाहिए था मिस दुबे। यहाँ आपका कोई स्पेशल असिस्टेंट नहीं है जो आपको हर केस के बारे में बताता रहेगा। वैसे भी यह तो आपकी हॉबी है ना, दूसरों के बारे में पता करना, तो आप तो उसे अपनी ड्यूटी के साथ शेड्यूल कीजिए। अपने पेशेंट के बारे में पता कीजिए। नाउ लीव एंड कलेक्ट दैट पेशेंट करेंट रिपोर्ट। मृदुल ने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को टेबल पर पटकते हुए माई की ओर झुकते हुए कहा। मृदुल के इस रवैये से माई एक बार फिर सहम गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें रोकते हुए वो बाहर निकली और उसके कदम स्पेशल वार्ड की ओर बढ़ गए। स्पेशल वार्ड में कौशल से मिलने
और उसकी रिपोर्ट मृदुल को देने के बाद माही अपने कदम फिर से चाइल्ड वार्ड की ओर मोड़ लेती है। क्योंकि माही इंटर्न थी, इसलिए उसे हर फील्ड में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए उसे किसी भी वार्ड में ड्यूटी मिल सकती थी। माही को छोटे बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता था और अभी वो बहुत अपसेट थी, इसलिए वो चाइल्ड वार्ड में चली जाती है। वो बच्चों से बात करते करते अपना दुख भूल जाती है और खुश हो जाती है। बच्चे भी इतनी अच्छी डॉक्टर से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे डॉक्टर के बजाय दीदी बोलने लगते हैं। माही कहानी सुनाने का बोल सब बच्चों को अपने पास बैठा लेती है और बातों ही बातों में सब बच्चों को दवाई भी दे देती है और इंजेक्शन भी लगा देती है और बच्चों को कुछ पता भी नहीं चलता है। उससे चाइल्ड वार्ड की नर्सेज और बच्चों के पेरेंट्स सब खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक बच्चे की माँ कहती है, अगर आप जैसी डॉक्टर रोज़ राउंड पर आएँ तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। यस डॉक्टर माही, आपने तो इतनी जल्दी सारे बच्चों को हैंडल कर लिया। हम सब तो दवाई देने में बहुत परेशान हो जाते हैं। माही उन सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी वार्ड में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुज इंटर करते हैं। वो नर्सेस और पेरेंट्स की बातें सुन लेते हैं। वो खुश होते हुए कहते हैं, गुड जॉब डॉक्टर माही, इट्स टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल चिल्ड्रन बट यू डिड गुड जॉब। वो माही को बहुत अप्रिसिएट करते हैं। राउंड कंप्लीट करने के बाद जब डॉक्टर अनुज जाने लगते हैं तो माही उनके पीछे जाती है। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर अनुज। यस डॉक्टर माही, सॉरी आप मेरे सीनियर हैं, मुझे आपको सर कहना चाहिए था। नो नो, नॉट एट ऑल, गो अहेड, यू कॉल मी अनुज आल्सो। और फिर हंसने लगता है। नो डॉक्टर, आई विल कंफर्टेबल विद कॉलिंग यू डॉक्टर अनुज। माही ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आपको कुछ कहना था? अनुज ने माही से पूछा। सर, वो जो स्पेशल केस है कौशल अग्रवाल का। हाँ, आई कैन असिस्ट यू इन दैट केस, माही ने झिझकते हुए पूछा। या श्योर, बट आपको आपके हेड से परमिशन लेनी होगी। माही मुंह बनाकर सोचने लगती है। फिर तो शायद ही परमिशन मिले, क्योंकि मृदुल सर तो पता नहीं किस बात का खुन्नस लिए बैठे हैं मुझसे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।